नमस्ते साथियों। आज से हम आधुनिक इतिहास और संवैधानिक विकास का जो क्रम है उसको हम शुरू करेंगे। और संवैधानिक विकास में हम जानते हैं कि 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने जो जो भारत के लिए कानून बनाए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और साथ में ही परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक बार प्रश्न आता रहा है। लेकिन ये जो क्रम है वो एक घटना के थ्रू शुरू होता है और साथ में ही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से ये क्रम शुरू होता है। तो देखिए, जब हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो उससे पहले कुछ समझना आवश्यक है कि भारत में जो कानून है वो कौन बनाता है और ब्रिटिशर्स कब कब आते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स के आने का क्रम यदि हम देखें तो हम ये जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत आती है और भारत आने के साथ में ही 1618 में ये अपनी पहली कंपनी की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ एक टाइमलाइन को समझना बहुत आवश्यक है। कौन सी टाइमलाइन? कि देखिए, होता क्या है कि हम कुछ सन को साथ साथ में लेके चलते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि 1618 में जब कंपनी पहली बार भारत आती है तो उसके साथ में ही यहाँ कंपनी की शुरुआत होती है। ठीक, कंपनी की शुरुआत। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंपनी है वो प्रशासन में इनका योगदान नहीं होता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें इनका कोई योगदान नहीं होता है, प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं। हस्तक्षेप नहीं। ठीक, अब होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक बैटल होता है और उस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, है ना। यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है और पहली बार अंग्रेज भारत में जीतते हैं और यहाँ पर जीत होती है अंग्रेजों की और उसके बाद में ये प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में आ जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में अलग अलग नीतियां ये बनाते हैं और अपना कार्यभार चलता है। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि अभी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारा कार्य कर रही है। लेकिन होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बगावत होती है। लेकिन यहाँ पर 1665 में, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसी बीच में 1765 में यहाँ पर क्या हो जाता है कि शाह आलम द्वितीय द्वारा दीवानी दे दी जाती है। और दीवानी किस किस की देते हैं? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है। दीवानी का शाब्दिक रूप से हम कहें अर्थ क्या है कि दीवानी यानी कि आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए, दीवानी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि जो किसान है, सबसे ऊपर है राजा यानी कि किंग, ये राजा हो गया। अब यहाँ पर सबसे नीचे होता था कृषक, है ना, यानी फार्मर, कृषक होता था। फिर यहाँ पर होता था जमींदार। उसके बाद में यहाँ जो उस पर्टिकुलर जगह का, जैसे कि बंगाल का था तो यहाँ पे सिराजुद्दौला, और ये सिराजुद्दौला क्या करेगा, इसको टैक्स देगा। ठीक, और यह जमींदार कौन होता था? तो जमींदार जैसे कि अलग अलग समय पे अलग अलग हुए, कभी सामंत हुआ करे हैं तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी इस पद पर रही है।
और दीवान कौन होता था, तो यहाँ पर दीवान सिराजुद्दौला हम कह सकते हैं। अब ये ब्रिटिशर सोचने लगे कि यार हम इसको देंगे, फिर सिराजुद्दौला को देंगे, और फिर यहाँ राजा को देंगे जो दिल्ली में बैठा है, तो ऐसा हम क्यों करें, इस व्यक्ति को यहाँ से हटा ही देते हैं। क्या करें, यहाँ से इस व्यक्ति को हटा देते हैं। तो हम प्रत्यक्ष रूप से किसको दे दें, इसको ही दे दें, यानी कि जो दीवान का पद है वो क्या कर ले में, हम ले ले में। तो यही हुआ था, और यही होने के साथ में क्या करते हैं, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं, यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है, फाइनेंशियल जितनी भी चीजें हैं वो अपने हाथ में वो ले लेते हैं। कहानी यहाँ तक हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि 1857 से आए उससे पहले हम एक स्टोरी और समझ लेते हैं। और स्टोरी क्या है कि जो ब्रिटेन है वहां पर एक क्रांति होती है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ये चार्टर लेके आती है। अब चार्टर की क्या कि भाई एक जो शासक है वहां का, ब्रिटेन का जो राजा है, किंग है, उससे एक नोटिस लेके आती है, या फिर हम कहें कि टेंडर निकाला, और टेंडर में से उन्होंने टेंडर भरा, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत लेके आई कि हम जो भारत में जो व्यापार करेंगे वो हम ही करेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहां पे व्यापार करेगी। अब ये जो चार्टर है दिया किसने है, तो ये सम्राट ने दिया है। और कहाँ के सम्राट ने दिया है, तो ब्रिटेन के सम्राट ने दिया है। कहानी समझना आप पूरी, ब्रिटेन के सम्राट ने दिया है, ठीक। अब यहाँ पे दे दिया, लेकिन होता क्या है कि 1688 में यहां पर ब्रिटेन का जो शासन था वो शासन हो जाता है खत्म। जो हम 1947 में देखते हैं वो ब्रिटेन में 1688 में हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जो सम्राट है उसका शासन समाप्त हो जाता है, और शासन किसका आ जाता है, तो शासन आ जाता है संसद का, ठीक। अब जो नियंत्रण होगा, अब किसका होगा, शासन और नियंत्रण दोनों किसका होगा, ये संसद का होगा। तो एक तरफ तो स्टोरी चल रही है गौरवपूर्ण क्रांति की 1688 की, और एक तरफ स्टोरी चल रही है वहां की दीवान की, और ये जो हम देख रहे हैं, ठीक। ये सारी स्टोरी यहाँ पे चल रही है, दोनों स्टोरी साथ में चल रही है। लेकिन 1765 में क्या होता है, ये दीवानी मिल जाती है, दीवानी मिल गया, यानी इतने बड़े क्षेत्र का मिल गया दीवानी, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से बहुत अच्छा और बहुत सक्षम हो जाता है। अब सक्षम होने के साथ साथ में ही क्या होता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी संसद को, क्योंकि उस समय तो ये चार्टर लेके आई थी, उस समय सम्राट के पास से लेके आई थी, लेकिन अब किसके प्रति उत्तरदायी होगी, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। तो संसद ने इनको ये कह रहा था कि आपको क्या करना है, सुरक्षा राशि देनी है। और सुरक्षा राशि कौन सी देनी है, सुरक्षा राशि देनी है। और सुरक्षा राशि किसको देनी है, तो संसद को देनी है। और कितनी देनी है, तो 4 लाख पौंड की, ठीक। ये आपको सुरक्षा राशि पे करनी है। लेकिन क्या होता है कि 1765 में ये संसद को सुरक्षा राशि नहीं दे पाता है, नहीं दे पाता है, ठीक। अब हो गई गड़बड़ यहाँ पे। अब ये संसद को राशि तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है कि वहां पे जो ब्रिटेन का बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उससे 10 लाख पाउंड और उधार मांग लिया। यानी कि एक तो संसद को पहले से नहीं दे रही है, और दूसरा क्या कर दिया, 10 लाख पाउंड वहां पे और उनसे पैसा उधार मांग लिया। अब ये सब हो रहा है, तो उस समय जो तात्कालिक पीएम थे, तात्कालिक पीएम लॉर्ड नॉर्थ, उनका हुआ दिमाग खराब कि यार एक तो आप पहले से संसद को इतना पैसा दे नहीं रहे हैं, जो आपकी सुरक्षा राशि वो दे नहीं पा रहे हैं, दूसरा आपको वहां की दीवानी मिली हुई है, आपको इतना बड़ा भूक्षेत्र मिला हुआ है, लेकिन फिर भी आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, पैसे देने में असक्षम है। तो ऐसा हुआ तो हुआ कैसे,
क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी अगर उनको दे रखी है तो पैसा तो खूब आना चाहिए, और लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और आप तो एक तो संसद से पैसे मांग रहे हैं और दूसरा आप बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसे मांग लिए हैं, तो ऐसा कैसे हुआ? तो इसलिए लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, लॉर्ड नॉर्थ का दिमाग खराब हुआ और उन्होंने कहा कि यार आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है। तो उन्होंने, लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया कि 31 सदस्यीय गुप्त कमेटी बनाई। ठीक है, गुप्त कमेटी बनाई। जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली थी, और रिपोर्ट में यह लिखा था कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें यानी कि संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून लाना होगा। कानून यानी कि संसद में विधेयक लाना होगा, वही बिल जो होगा वो विधेयक बनेगा, कानून बनेगा, कानून लाना होगा। ठीक, तो ये सारी घटनाएं जो हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि 18 मई, किसने, लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई 1773 में एक विधेयक लेके आए, यानी कि एक बिल लेकर आए। ठीक है, बिल लेकर आए, और ये जो बिल था उसको 10 जून को सम्राट से हस्ताक्षर करवा दिया। अब आप कहेंगे सर कि सम्राट का तो जो शासन था वो पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझिए, वहां पे सम्राट की जो स्थिति है वो भारत के जिस तरीके से राष्ट्रपति की स्थिति है उस तरीके की कर दी गई, यानी कि नाम मात्र की जो शक्तियां हैं उनको दे दी गई। अब आजकल क्या होता है कि हम संसद में बिल लेके आते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो लेके आती है, फिर राष्ट्र में राष्ट्रपति जी के साइन करवाते हैं, और साइन करवाने के बाद में वो क्या होता है, जो बिल होता है वो विधेयक में पारित हो जाता है, कानून बन जाता है। उसी तरीके से ब्रिटेन में भी, क्योंकि ये जो प्रणाली है हमने ब्रिटेन से ही ली है, और इस प्रणाली में भी ऐसे ही होता है कि जो लॉर्ड नॉर्थ है वो लेके आते हैं बिल, और बिल लेने के बाद में पेश करते हैं। उनके प्रावधान भी पढ़ेंगे, अभी हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम प्रावधान की बिल में क्या क्या चीजें थी वो पढ़ेंगे। तो ये 18 मई को बिल लेके आते हैं और 10 जून को सभी सर्वसम्मति से सम्राट के हस्ताक्षर कर देते हैं। तो सर आप कहेंगे सर क्या सम्राट ने विरोध नहीं किया इस बात का? बिल्कुल किया। जो सम्राट ने था उन्होंने विरोध किया, संसद में भी विरोध हुआ। ठीक है, सम्राट ने विरोध किया, और विरोध क्यों किया? क्योंकि उनका कहना ये था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सम्राट द्वारा बनाई गई है, लेकिन लॉर्ड नॉर्थ का ये कहना था कि सम्राट ने जिस समय बनाई उस समय बनाई होगी, अब तो शासन किसका है, संसद का है, तो जो भी कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी ब्रिटेन के रिगार्डिंग, और ब्रिटेन से संबंधित जो जो चीजें हैं उनकी, और लॉर्ड नॉर्थ अपनी जगह पे सही भी थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सम्राट से विरोध करते हैं, और सम्राट के साथ बाद में जो एडवर्ड बर्ग है, एडवर्ड बर्ग थे, है ना, और एक अपने थे एडम स्मिथ, इन्होंने विरोध किया। एडवर्ड बर्ग और एडम स्मिथ ने कहा कि जो व्यापार है उस वो खुली होनी चाहिए, यानी कि सरकार का उसमें नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सब ने विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद में भी ये बिल कैसे पास हो गया? पास इसलिए हुआ कि जिनके शेयर थे ना कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, भाई जैसे कि आज मेरे शेयर है रिलायंस में, आज मेरे शेयर है किसी और कंपनी में, तो उसको मैं चाहूंगा कि ऐसा नियंत्रण रखा जाए जिससे शेयर डूबे नहीं। तो उसी तरीके से जो शेयर थे वो बड़े उद्योगपतियों के थे, साथ में ही जो एमएलए थे वहां के, यानी कि जो शासन में थे उनके थे। तो वो नहीं चाहते थे कि कंपनी किसी भी प्रकार से नुकसान में जाए। तो उनका ये मानना था, इसलिए ये जो बिल है
वो पूर्णतया पास हो जाता है। ठीक, अब ये बिल पास तो हो गया, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे इतना सब कुछ विरोध हुआ, फिर भी अंतिम रूप से ये कब पास होता है? तो अंतिम रूप से ये पास होता है अपना 26 अक्टूबर 1774 को। ये जो है वो विरोध होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में ये पास हो जाता है। 18 मई को बिल लाया जाता है, 10 जून को ये सम्राट के हस्ताक्षर कर देते हैं, सब कुछ विरोध वगैरह होता है, लेकिन 26 अक्टूबर को ये कानून बन जाता है। तो ये था इसका बड़ा बड़ा बैकग्राउंड कि इसमें क्या दिक्कतें हुई थी। तो बैकग्राउंड में हमने क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, और भारत आने के साथ में ही सबसे पहले वो कंपनी स्थापित करती है। कंपनी स्थापित करने के बाद में प्लासी के बैटल के बाद में शाह आलम सेकंड से वो दीवानी ले लेते हैं। दीवानी कहाँ कहाँ के लेते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कब लेते हैं? तो 1765 में। अब ये दीवानी जब ले ली इन्होंने, तो दीवानी लेने के बाद में ये इनको पैसा इनकम ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ये ब्रिटेन से जो पैसा, सुरक्षा राशि, जो सिक्योरिटी फंड हम कहते हैं, वो प्रति वर्ष जमा कराना होता है, और कितना था? 4 लाख पाउंड जो पैसा था वो ब्रिटेन को देना होता था, ब्रिटेन संसद को देना होता था। लेकिन हुआ क्या था कि ये ब्रिटेन को पैसा 1765 में देने की बजाय उनसे 10 लाख पाउंड, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड है उनसे 10 लाख पाउंड और खरीद लेते हैं। ये सभी देखते हुए लॉर्ड नॉर्थ का दिमाग खराब होता है। और लॉर्ड नॉर्थ कौन है? तत्कालिक प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम। वो संसद में एक बिल लेके आते हैं, 18 मई को वो बिल लेके आते हैं, और 18 मई को बिल लाने के 1773 में, और 10 जून को वो सम्राट के हस्ताक्षर करवा देते हैं। विरोध होता है, एडवर्ड बर्क और एडम स्मिथ का विरोध होता है, सम्राट स्वयं विरोध करते हैं, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े शासन में एमएलए हैं, यानी कि जो सांसद हैं, वो नहीं चाहते थे कि कंपनी किसी भी प्रकार से घाटे में जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? विरोध के बावजूद इस बिल को पेश करना और सही मानना। 26 अक्टूबर 1773 को ये बिल पास होता है, और पास होने के साथ में ही इसमें कुछ प्रावधान रखे जाते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रावधान था कि जो बंगाल का गवर्नर है, ये लॉर्ड नॉर्थ है, वो बिल लेके आते हैं। लेकिन होता क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर है वो अब बंगाल का न रह के पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। फर्स्ट गवर्नर अब गवर्नर जनरल बनेगा। पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। तो सर बाकी के गवर्नर कहाँ गए? तो देखिए होता क्या है कि ये श्रृंखला समझिए, गवर्नर जनरल और गवर्नर से बन के बनता है गवर्नर जनरल। जैसे कि एक जगह का गवर्नर, दूसरे का गवर्नर, तीसरी जगह का गवर्नर। ये जो है ये सभी किसके प्रति उत्तरदायी रहते थे? तो ये गवर्नर जनरल के प्रति है। ठीक है, ये गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। जैसे कि बंगाल, मद्रास, बिहार, इन सब के गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल के पास में रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक बात और समझते हैं कि जो मद्रास है, मद्रास, बंगाल, इनके कुछ ऐसे मुद्दे, जैसे कि आज वर्तमान में हम देते हैं ना संघ सूची, समवर्ती सूची, है ना, तो इसके कुछ विषय, बंगाल, मद्रास के कुछ विषय जो थे वो सिर्फ गवर्नर जनरल देखेगा, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है गवर्नर जनरल। ठीक, गवर्नर जनरल के साथ में जो 4 सदस्य, गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्य थे वो थे, यही लिख लेते हैं उनको। ठीक है, गवर्नर जनरल के साथ में कौन थे? 4 सदस्य थे, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष था, प्लस 4 सदस्य। और 4 सदस्य कौन कौन थे? तो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो था वो था फ्रांसिस, यानी कि फिलिप फ्रांसिस। सेकंड बोरवेल, यानी कि बरवेल, जॉन क्लेवरी,
एडवर्ड जॉन क्लेवरी, फिर है रिचर्ड बर्वेल, रिचर्ड बर्वेल के बाद में जॉर्ज मॉनसन, फ्रांसिस क्लेवरी, बर्वेल और मॉनसन। हाँ, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरी, रिचर्ड बर्वेल और जॉर्ज मॉनसन। और इन सब का कार्यकाल कितना था? तो इन सब का कार्यकाल था 5 वर्ष, 5 ईयर। और ये क्या करते थे? गवर्नर जनरल का साथ देते थे, यानी कि ये सभी उनके साथ में थे। तो समझ में आई स्टोरी। गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल होगा, और वॉरेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल था। उसके साथ में ही 4 सदस्य थे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था। बढ़ते हैं आगे। इसके साथ में ही ये क्या करते हैं कि बंगाल में, है ना, बंगाल में एक हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो हम कहें वो शुरुआत करते हैं। और कब शुरुआत करते हैं? तो 22 अक्टूबर 1774 कलकत्ता में उच्च न्यायालय। और कलकत्ता में भी कहा? तो फोर्ट विलियम। यदि हम कहें कि पहला जज कौन था इसमें, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला जज था एलिच इम्पे, है ना, फर्स्ट जज एलिच इम्पे। सर इनके साथ में भी कोई था? तो बिल्कुल थे, एक अकेला जज काम थोड़ी ना करेगा। तो उसके साथ में जॉर्ज इम्पे के था जॉर्ज हाउड, एक था चैम्बर यानी कि रॉबर्ट चैम्बर, स्टीफन सीजर ले मैस्ट्रे। ठीक, तो ये 3 व्यक्ति थे। रॉबर्ट, है ना, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये कलकत्ता में 22 अक्टूबर 1774 को कलकत्ता में कहा? फोर्ट विलियमसन में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत करते हैं। और एक और बात ध्यान रखना है, शुरुआत तो करते ही हैं और साथ में ही जो एलिच इम्पे था वो पहला जो था जज था, उसके साथ में ही जॉर्ज हाउड, रॉबर्ट चैम्बर, स्टीफन सीजर ले मैस्ट्रे, ये जो थे उसके साथ में सहायक जज थे। और ये जो है कौन सा? ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट को 1862 में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय बना था, उच्च न्यायालय के समाप्त, या तो कहें कि हम समाप्त हो गया था उसके समय, या उच्च न्यायालय के समय विलय हो गया था। ठीक है, विलय कहें या समाप्त कहें, ध्यान रखना। 1862 में ये चीजें हो गई थी। अब कुछ प्रावधान और थे। एक प्रावधान तो ये हो गया था वॉरेन हेस्टिंग वाला, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बना लिया गया था। तीसरा जो प्रावधान था वो बना गया, ये इम्पे है, जॉर्ज इम्पे, और इस तरीके का ये फोर्ट विलियम में बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें कि कंपनी के लिए कुछ प्रावधान रखे गए थे। जैसे कि तीसरा हम देखते हैं, जो कंपनी है, कंपनी कर्मचारी का वेतन निश्चय कर लिया गया, निश्चित यानी कि फिक्स कर लिया गया था कि इनके जो वेतन है वो फिक्स मिलेगा, इतना ही मिलेगा, जैसे कि आज के दृष्टिकोण में हम देखते हैं। नेक्स्ट, कंपनी कर्मचारी एक तो भ्रष्टाचार में नहीं रहेंगे, दूसरा
जो गिफ्ट है यानी कि तोहफे नहीं लेंगे। अब ये क्यों रखा गया? क्योंकि ये कर्मचारी क्या करते थे कि इन्होंने कानून बना लिया, तो कानून बनाने के साथ साथ में इन्होंने क्या करते थे कि ये तोहफे के रूप में पैसे ले लिया करते थे। तो यहाँ पे भी एक प्रावधान रखा वापिस कि जो तोहफे हैं वो नहीं लेंगे, और साथ में ही जो घूस होंगे वो ही भ्रष्टाचार हो गया, घूस हो गया। पारितोषिक यानी तोहफे हम कहें या पारितोषिक राशि, आज भी हम देखते हैं ना कि कलेक्टर पारितोषिक राशि नहीं ले सकता, जो कलेक्टर होता है वो पारितोषिक नहीं। तो ये आज की जो कलेक्टर वाली पद्धति है वो कहाँ से आई? तो इसी कानून के तहत आई थी। ठीक है, कर्मचारी, और जो ये कंपनी कर्मचारी है वो निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे। पहले यही हो रहा था कि ये क्या करते हैं कि एक कंपनी के कर्मचारी भी हैं और साथ साथ में निजी व्यापार भी साथ साथ में चल रहा है, तो कंपनी इसलिए घाटे में बहुत ज्यादा जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि ये जो निजी व्यापार है वो नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट, ये 4 हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं फिफ्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर क्या है कि कंपनी के जो संसदीय अधिकार है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जो कंपनी के संसदीय अधिकार हेतु संविधान में परिवर्तन किया गया। ठीक है, और संसदीय परिवर्तन किया गया और संविधानों में चेंजेस की गई, और चेंजेस करने के साथ में ही कुछ नियम बनाए गए, जो नियम उनके लिए यानी कि इंग्लैंड के लिए और उनके लिए इंग्लैंड में भी थे और भारत के लिए भी थे, यानी कि इंग्लैंड एवं भारत दोनों के जो संविधान थे उन दोनों के संविधानों में परिवर्तन किया गया। और ये परिवर्तन क्या थे कि भाई जो भी कानून बनाएंगे पहले वहां से संसद में बनाएंगे, फिर वो जो कानून होगा वो इंग्लैंड में पारित होगा, उस इंग्लैंड में पारित होने के बाद में वो भारत में पारित होगा। उसके साथ में ही क्या किया गया कि जो 1/4 सदस्य हैं, 1/4 सदस्य हैं वो स्वतः ही सदस्य हैं, वह स्वतः ही उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि वो हट जाएंगे पद से हट जाएंगे प्रत्येक साल में कमीशन जाएंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण हम बात करें तो इसमें क्या था कि जो कंपनी के निर्णय है, यानी कि 5-6 लिख लेता हूँ ना, कंपनी के जो निर्णय है, कंपनी के निर्णय वही व्यक्ति ले पाएगा और निर्णय कौन सा? निर्णय ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि कंपनी के संसदीय अधिकार है तो कुछ परिवर्तन किया जाएगा, तो ये परिवर्तन कौन ले सकता है, कौन इसके अधिकार है, किनको अधिकार है? तो वही ले पाएगा जिनके 1000 पाउंड जो है शेयर कंपनी में लगे हुए होंगे, ठीक। तो पूर्व में राशि कितनी थी सर? तो पूर्व में बता देते हैं कि पूर्व की जो राशि थी वो 500 पाउंड थी। पूर्व की राशि 500 पाउंड थी। पौंड थी, ठीक। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जिस तरीका का हम सोचते हैं उस तरीके का नहीं है, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी बहुत सरल है। और सरल होने के साथ में ही हम उसके बैकग्राउंड को लेके चलें। बहुत शॉर्टली मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि हम इसको 2 भागों में अगर हम पढ़ें, ठीक है ना, एक इसके प्रावधान को हम पढ़ें और प्रावधान से पूर्व हम इसके यदि की पृष्ठभूमि को पढ़ें।
तो पृष्ठभूमि में यही आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये कानून था, और जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर सम्राट के थ्रू आई थी, लेकिन 1688 में ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली लागू हो चुकी थी। तो हम इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो संसदीय नियंत्रण था वो पहली बार भारत पर होने जा रहा था। समझिए मेरी बात को, पहले सम्राट का नियंत्रण था, लेकिन अब संसदीय नियंत्रण जो है वो होने जा रहा था भारत पर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लगातार पैसा पे नहीं कर पाती है और उल्टा पैसा मांगती है। यानी कि हम बात करें कि कंपनी जो है वो दिवालिया हो चुकी थी, उस कगार पे आती है। तो लॉर्ड नॉर्थ जो है वो एक बिल लेके आते हैं ब्रिटेन संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, और वहां पर बिल लाने के बाद में कंपनी के लिए कुछ प्रावधान रखे जाते हैं। प्रावधान ये कि जो कंपनी है उसमें क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो ये कमेटी बनाई, 31 सदस्य ये कमेटी बनाते हैं, और उसमें कमेटी गुप्त कमेटी थी, किसी को पता न चले। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्हें पता चला कि ये जो कंपनी है ये भ्रष्टाचार में व्याप्त है, इसलिए कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए कानून लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉर्ड नॉर्थ 18 मई को कानून लेके आते हैं और 10 जून को वो सम्राट से हस्ताक्षर करवा देते हैं। विरोध होता है एडवर्ड बर्ग द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा और सम्राट द्वारा, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं उनके द्वारा। लेकिन पैसा उद्योगपतियों का अधिक लगा हुआ था, जो सांसद पड़े उनका पैसा अधिक लगा हुआ था, तो इसलिए ये कानून 26 अक्टूबर 1773 को पारित हो जाता है। इसमें कुछ प्रावधान रखे गए, और प्रावधान क्या थे कि जो कंपनी है वो किसी भी तरह की घूस नहीं लेगी, निजी व्यापार नहीं करेंगे, किसी भी तरह की पारितोषिक राशि या तोहफे नहीं लेंगे, पहला। दूसरा, जो गवर्नर जनरल है वो अब जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल रहेगा, वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर रहते हैं। इसके साथ में ही कलकत्ता में एक न्यायालय खोला गया था, और ये फिर हम बाद में नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में जो बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, वो और ये जो कमेटी है गवर्नर जनरल की, इन दोनों में आपस में मतभेद हुआ करते थे। और वो मतभेद क्यों होते थे? क्योंकि इनके जो अधिकार थे उनकी कोई व्याख्या नहीं की गई थी, इसलिए वापिस कानून बनेगा जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा। उसके बाद में गवर्नर जनरल और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद में हमने देखा कि जो जितनी भी कंपनी है उसमें वही अधिकार रखेंगे जो 1000 पाउंड से अधिक शेयर का हकदार है। पहले ये राशि 500 पाउंड हुआ करती थी। तो ये था आज का सेशन। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा संवैधानिक विकास अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।